आस्क हेल्थ सॉल्यूशंस के मौजूद हैं। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मतलब बीच में हम 28 की विक्स का दीदार भी करके आए और वो विक्स एग्जैक्टली अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट डाल के भी गई। आई मीन एक एक दिन में हमने वो उस दिन 2-2 हज़ार पॉइंट के फॉल और उसके बाद वहाँ से पुल बैक भी देखा। बट वॉलेटिलिटी अब स्टेबल हो गई है वैभव जी। अब आपकी अप्रोच क्या है? ये सरकार का गठन और मंत्रालय का आवंटन सब कुछ हो चुका है। अब बाजार इस लेवल पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक लग कैसे रहा है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब एक बजट बड़ी थीम एक और खड़ी हुई है। माइट भी शायद बाजार अपने आप को थोड़ा सा उससे उस इवेंट के लिए पैरेलली अलाइन करने की सोचे। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो के पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट कैसी है मार्केट की सर इस वक्त? आई थिंक वीरेंद्र, जैसे आपने कहा, आई थिंक लार्जर पार्ट ऑफ द इवेंट्स हम देखे हैं कि इलेक्शन हो चुके हैं, मंत्रालय बढ़ चुके हैं और हम स्टार्टिंग भी देख चुके हैं कि इन टर्म्स ऑफ की इनिशियल कमेंट्री फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। हमें लगता है कि जो पिछली सरकार का और पिछले टर्म का जो डायरेक्शन था, आई थिंक वो कंटिन्यूड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। उनका एक्सेस फोकस ऑन द सप्लाई साइड, केपेक्स, मुझे ये नहीं लगता है कि वो वहां से कुछ ज्यादा डिविएट होंगे। एट द सेम टाइम हालांकि थोड़ा कंजम्पशन पे ध्यान देंगे, बट लार्जर पार्ट ऑफ द फोकस वुड बी ऑन सप्लाई साइड, जो ये हमें लगता है। जैसे जो आपने कहा कि 28 की वॉलेटिलिटी के बाद अभी हम 14-15 के करीबन आ चुके हैं। एक क्लियर इंडिकेशन और ये दर्शाता है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है और ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं दिख रहा है आंकड़ों को देखकर। सो बाय ऑन डिप्स मार्केट का नजरिया है। कंसोलिडेशन अच्छी बात है क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी के बाद अगर कंसोलिडेट होके अगर हम धीरे ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे तो मार्केट की मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ओके, अच्छा सर एग्जैक्टली पीएसयूज पे आपका व्यू क्या है? ये वो चंक, आई मीन पीएसयू सारी की सारी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पीएसयू बैंक्स हो, ओएमसीज हो। अभी कुछ देर पहले हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे सर इस CNBC आवाज़ के प्लेटफॉर्म पे, और जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसके मद्देनज़र कि अब BPCL का जो है डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इतनी बेहतरीन आलीशान कंपनियों का आप लोगों ने अपनी आई थिंक जो एलोकेशन है उसमें पीएसयूज को कहाँ रखा है इस वक्त? वीरेंद्र, आई थिंक हमारा काफी टाइम से यही व्यू रहा है कि जब हम पीएसयू बास्केट को देखते हैं तो हम दो खेमे में उनको डिफरेंशिएट करेंगे। पहला, जो रिफॉर्म ओरिएंटेड और रिफॉर्म के कारण जिनकी प्राइस मूवमेंट हुई है, या फिर रिफॉर्म जस्ट फ्रॉम अ सिक्लिकल पर्सपेक्टिव उनकी प्राइस मूवमेंट हुई है। जो सेक्टर सिर्फ सिक्लिकल है वहां हम इतने बुलिश नहीं है, बट जहां रिफॉर्म्स हुए हैं, आप गैस सेक्टर पकड़ लीजिए या आप डिफेंस पकड़ लीजिए, ये इसमें काफी अच्छा काम हुआ है और ये सेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहे हैं और वही हमारा प्रेफरेंस रहेगा फ्रॉम अ फंड पर्सपेक्टिव। वैभव, गुड आफ्टरनून। अब इनफैक्ट कैबिनेट का जो पहला डिसीजन था वो ऑफ कोर्स वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को और एक्सटेंड करना। 3 करोड़ घर अब और बनेंगे, जहां पर पिछले 5 वर्षों के 2 कार्यकाल में 4 करोड़ घर बने हैं। तो हम अज्यूमिंग कि वो इस 5 साल के पीरियड में अपने खुद के टारगेट्स को बीट करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि इस पूरी थीम को कैसे प्ले किया जाए? क्या बिल्डिंग मटेरियल्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या फिर इसका एक क्लासिक प्ले रहेगा आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां? हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दर्शाता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल्स एक सेक्टर है जहां देख सकते हैं एनी एंसिलरी डिमांड फ्रॉम सीमेंट भी देख सकते हैं कि सीमेंट भी वॉल्यूम ग्रोथ देख सकता है। सो एंसिलरीज में हम ज्यादा जोर देंगे रादर देन फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज इफ यू कंसिडर दी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, 2 करोड़ घर और प्रॉबेबली जो भी डिनोमिनेशन के घर देखेंगे उसको टोटल करेंगे और कंपनियों में बांट देंगे, तो इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल AUM ग्रोथ जैसे हुआ है, आई मीन आई डोंट थिंक कि वो मेजर डिविएट हो पाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स।
सो इस हिसाब से हम सेकंड टियर कंपनीज और प्रॉब्ली एंसिलरीज में देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, और उसमें आप पाइप्स पकड़ लीजिए, सिरामिक्स पकड़ लीजिए, एनीथिंग, और एडेसिव्स पकड़ लीजिए, या फिर उसमें एज ए सेड सीमेंट भी देख सकते हैं. सो एनी एंसिलरी सेक्टर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें ठीक लगते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. ओके तो ये एक बिल्डिंग मटेरियल वाला प्ले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, प्लेयर्स लाइक योर L&T या फिर अदानी ग्रुप जो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बिल्ड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर अब आपका रुझान क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो भी फियर्स थे दे आउट ऑफ द वे. पॉलिसी कंटिन्यूटी पर फोकस सरकार का रहने वाला है, इसका भरोसा मिल गया है अब. ऑफ कोर्स भरोसा मिल गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजट के आंकड़े कैसे बैठते हैं. जैसे हमने वोट ऑन अकाउंट में देखा था कि फिस्कल डेफिसिट को 5.1% के करीबन कंटेन किया हुआ है, और साथ में केपेक्स में भी थोड़ा बूस्ट किया हुआ है. आई थिंक ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आरबीआई का जो एक्सेस पैसा आया है इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड, वो कैसे भी यूटिलाइज होता है. सो आई थिंक लॉट इज गोइंग टू बी important from के मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस गवर्नमेंट कैसे सेट होती है ये पहले बजट से. सो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव, स्पेशली फ्रॉम एन एफपीआई जो देख रहे हैं कि चलो हमें नेक्स्ट 5 years के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहेगा. ओके अच्छा वैभव जी, एक न एक थीम मिड कैप्स में आके हमेशा हर दौर को डोमिनेट करती है. अभी तक अगर आप 2 साल को देख लें, उसमें स्पेशली केमिकल था, फिर कोलैप्स हुआ, आप होटल्स को देखिए चला, एविएशन ने मूव दिया. कोई थीम जो कि आपको इस बजट से लेकर आई थिंक मॉनसून से संबंधित नज़र आती हो, जिस पर आप थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहते हो, या फिर जिसमें आप लोगों ने मेजर एडिशन किया हो, स्पेशली डेडिकेटेड टू मिड कैप इन आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विद मिड कैप? तो आई थिंक जैसे वीरेंद्र आपने कहा, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक है जो कंटिन्यूड रहेगा. आई थिंक सरकार का भी फोकस उस पर बहुत अच्छी तरह से है. साथों साथ रिन्यूएबल्स एक अपॉर्चुनिटी है जो हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं. आई थिंक ये कंटिन्यूड रहेगी. और लास्टली हमें ये भी लगता है कि रूरल में जो रिकवरी पॉसिबिलिटी है अच्छी मानसून्स के कारण, तो हमें लगता है कि जो लास्ट 2 साल से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज ए सेक्टर काफ़ी साइडवेज रहा हुआ है ऑन एन ओवरऑल बेसिस, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ी मूवमेंट देख सकते हैं, या प्रॉब्ली मीडियम टर्म के निवेश के लिए भी प्रॉब्ली ये सेक्टर देख सकते हैं. द ओनली कैवेट वहाँ यही है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो कैसे मिटिगेट कर पाएं, और वो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी अगर वो करते हैं तो सेल्स बरकरार रहने चाहिए. सो वो एक सिर्फ कैवेट है, बट अदरवाइज ये few sectors हमें बढ़िया लगते हैं from a mid cap space as well. ओके अच्छा एक दो मैं स्पेशली कंसिडरिंग मानसून है, और जिसकी मेट ने टिप्पणी करी है कि अच्छा होगा. हालांकि अभी कुछ शुरुआती नंबर्स में डाइवर्जेंसेस हैं सर, बट शायद सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा हो मानसून का. और वो जो 4 तारीख को इंटरडे फॉल था, जब उसमें बाजार ने एक चीज़ दिखाई कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ HUL में, ITC में, मैरिको, डाबर, उन्होंने अच्छा मूव दिया उस दिन. सडनली आप देखिए तो एक दूसरे बोर्ड में चले गए थे. अभी FMCG में आप कन्विक्शन जुटा पाए सर? क्या है FMCG में एक्सपोजर लेना चाहिए, स्पेशली जिन्होंने अब तक मूव नहीं दिया उनमें? करेक्ट वीरेंद्र. आई थिंक सी अगर एफएमसीजी जैसे सेक्टर देखते हैं तो लास्ट 2 साल में काफी अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट के हिसाब से. ऑफ कोर्स उसके अंडरलाइंग रीजंस भी थे कि जहां वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बेहतरीन नहीं हो पाई है कि रूरल, और उस कारण के काफी अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन भी बढ़ी है वो सेक्टर में. गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं कि मानसून्स ठीक है, और ये भी फोरकास्ट है कि जैसे आपने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून्स बेटर रहेंगे. एक श्योरली एक टाइम बनता है कि वहाँ एक हम थोड़ी सी स्विफ्ट रिकवरी देख सकते हैं. वैल्यूएशंस भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है. आई थिंक वो लॉन्गर टर्म एवरेज वैल्यूएशंस पे भी चल रहे हैं.
बट हमारा जैसे हम जब कंज्यूमर सेक्टर देखते हैं, अब कंज्यूमर को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स में, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हमें बेटर बेट लगते हैं रादर देन कंज्यूमर स्टेपल्स। ऑफ कोर्स ऑन अ कंज्यूमर बेसिस इटसेल्फ एक ट्रेड बन सकता है, बट हमारा प्रेफरेंस कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ज़्यादा रहेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वैभव, एक चीज़ बताइए, ऑटो कंपनी और ख़ासतौर से फोर व्हीलर्स में एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि बहुत सारी इन्वेंट्री मारुति जैसी कंपनियों की, ह्युंडई जैसी कंपनियों की बस पड़ी ही हुई है, और स्पेशली स्मॉल कार सेगमेंट में। क्या ये थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है इन कंपनियों के लिए कि पूरी तरह से इन्वेंट्री खप नहीं रही है, परहैप्स उस सेगमेंट की डिमांड नहीं है, तो फिर कैसे विजुलाइज करेंगे अब यहाँ से आगे मारुति की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, रिटर्न्स कहाँ से बनते दिखाई देंगे स्टॉक में? फिर जब हम ऑटोज एज ए सेक्टर की बात करते हैं तो हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जैसे टू व्हीलर्स है, पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, और लास्ट है ट्रैक्टर्स। सो अगर वो उसको सेग्रीगेट करते हैं तो हम एक फोकस क्लियरली है कि जब ट्रैक्टर्स और सीवीज टुवर्ड द टॉप ऑफ द साइकिल चल रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में हम देखे हैं कि ओवर लास्ट 1 और 2 मंथ्स उनमें डिस्काउंट्स ज़्यादा बढ़े हैं, from a sale standpoint. So possibility है कि in the light के जहाँ commodity prices बढ़ रही हैं और जब आप डिस्काउंट दे रहे हो, एक प्रेशर आ सकती है मार्जिन्स के ऊपर। लास्टली हम ज़्यादा बुलिश है ऑन द टू व्हीलर सेगमेंट्स, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा रूरल साइड है, और जब हम रूरल की बात करते हैं और रूरल रिकवरी की बात करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस ऑन द ओवरऑल सेक्टर बेसिस टू व्हीलर्स में ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दी फोर व्हीलर्स और ऑफ द एनी अदर सब सेक्टर्स ऑफ द ऑटो। ऐसे हम प्रॉबेबली एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑटो जैसे ओवरऑल सेक्टर को देख रहे हैं। चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी मुद्दों पे, और आई थिंक सभी इवेंट को हमने कवर किया जो अपेक्षित है नियर फ्यूचर में, मॉनसून, बजट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।